तो आप लोगों को समझने की, तो डेमोक्रेसी पे हमने बात की, हमने देखा कि कैसे डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स पावर, पावर ऑफ पीपल। अब मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, जैसे मोनार्की पावर ऑफ वन पर्सन, अरिस्टोक्रेसी पावर ऑफ फ्यू पीपल, के जो ऊपर नोबिलिटी है या फ्यूडल्स हैं उनके पास पावर होती है। तो तीसरा है डेमोक्रेसी पावर ऑफ पीपल, कि जहां पे हर बंदे के पास पावर होती है। फिर हमने देखा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, जैसे सर्वे, रेफरेंडम, इस प्लेबिसाइड, के जिसमें हर बंदा ओपिनियन देता है अपनी। और दूसरी इनडायरेक्ट होती है कि जिसके अंदर लोग अपने लेजिस्लेचर्स को इलेक्ट कर देते हैं और वो लेजिस्लेचर आगे फिर पावर को एक्सरसाइज करता है, लॉ बनाता है। और सारी वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मैंने आपको समझाया कि कैसे सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सुप्रीम बॉडी ऑफ लॉ, और उसके बाद उससे नीचे एक्ट होता है, फिर रूल्स होते हैं और फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। ये चीजें क्लियर है ना? अच्छा, फिर हमने बात की कि आगे डेमोक्रेसी भी दो तरह की है। प्रेसिडेंशियल है कि जिसमें डायरेक्टली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव होता है, कि प्रेसिडेंट जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में है, या पार्लियामेंट्री है कि पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेचर इलेक्ट होता है, जो एमएनएस एमपीएस बनते हैं वो फिर एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट करते हैं। जैसे पाकिस्तान है कि जहां पे जो एमएनएस होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर आगे फिर उन रिप्रेजेंटेटिव में से कैबिनेट बनाता है, और प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिलके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। फिर हमने बात की कि कैसे डेमोक्रेसी एज ए पॉलिटिकल सिस्टम है, कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, लेजिस्लेचर, रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीजें हैं। और कैसे फिर डेमोक्रेसी एक आइडियोलॉजी भी बन गई है, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स में 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी यूरोप की जो वॉर्स हुई उसके बाद डेमोक्रेसी एज ए मजहब आइडियोलॉजी बन के उभरा कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, और डेमोक्रेटिक नेशंस जो हैं उनको आपस में इकट्ठे रहना चाहिए और इकट्ठे जंग लड़नी चाहिए या दुनिया की कॉज के लिए खड़ा होना चाहिए। फिर हमने देखा इसका ओरिजिन एंड एवोल्यूशन। हम गए, हमने देखा सबसे पहले एंशिएंट वर्ल्ड में ट्राइबल्स में डेमोक्रेसी होती थी कि वहां पे जो भी रूलर इलेक्ट होना है या जो भी फैसला साजी होनी है सबकी मर्जी से होनी है। फिर उसके बाद अग्रेरियन सिविलाइजेशंस आ गई जहां पे मोनार्की डोमिनेंट हो गई, और फिर ग्रीक्स में कमर्शियल सिविलाइजेशन आने के बाद डायरेक्ट डेमोक्रेसी आई कि जहां पे हर बंदे के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो लेजिस्लेचर भी बन सकता है, वो मजिस्ट्रेट भी बन सकता है, वो एग्जीक्यूटिव भी बन सकता है, वो जुडिशरी का पार्ट भी है। फिर हमने देखा कि उसके बाद रोमन्स आए और रोमन्स ने लॉज को और इम्प्रूव किया। फिर इस्लाम आया, इस्लाम के बाद रिनाइसा में इटालियन रिपब्लिक्स थी, उसके बाद बर्तानिया में मैग्ना कार्टा होने के बाद एक सक्सेसिवली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बाद ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी इंट्रेंच हो गई। दो चीजें इंट्रेंच हो गई कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होगी और रूल ऑफ लॉ होगा। फिर यूनाइटेड स्टेट्स में रेवोल्यूशन आया कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, के लोगों को जो है हर बंदे को वोट डालने की मतलब होना चाहिए और गवर्नमेंट इलेक्टेड होनी चाहिए, और फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। उसके बाद 19th सेंचुरी में पहले जो कैपिटलिज्म थी उसकी वजह से जो मिडिल क्लास है, मर्चेंट क्लास है, उसको पावर में हिस्सा मिला। जब उसको पावर में हिस्सा मिला और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने अर्बनाइजेशन और कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन कर दी, किस तरह सोशल चेंजेस लेके आई इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उसके बाद सोशलिज्म या मार्क्सिज्म एक आइडियोलॉजी आई, और उस आइडियोलॉजी की बेस के ऊपर वर्कर्स को और लेबर क्लास को भी रिप्रेजेंटेशन मिली। उसके बाद फेमिनिस्ट मूवमेंट आई और वुमेन को भी वोटिंग राइट्स मिले। तो स्लोली स्लोली जो है डेमोक्रेसी प्रिवेल कर गई। वर्ल्ड वार 1 क्या था, डेमोक्रेटिक रजीम्स थी, और दूसरी तरफ जो एम्पायर्स थी जैसे ऑटोमन एम्पायर, जर्मन एम्पायर, रशियन, ये एक तरफ थी, और दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे। फिर वर्ल्ड वार 2 में डेमोक्रेटिक कंट्रीज और फैशिज्म, और उसके बाद कोल्ड वार में डेमोक्रेटिक कंट्रीज विद डीप एसोसिएशन विद कैपिटलिज्म, और दूसरी साइड पे सोशलिस्ट या रेवोल्यूशनिस्ट डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद 1990 में जब कोल्ड वार खत्म हुई तो डेमोक्रेसी यूनिवर्सल आइडियोलॉजी इमर्ज हो गई। फुकुयामा ने एंड ऑफ वार लिखा,
और 1990s में सारा ईस्टर्न यूरोप और अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिका, ये डेमोक्रेटाइज हो गए, फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्रेसी आई। अच्छा, इसके बाद फिर दोबारा अभी इस वर्ल्ड में 20वीं सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी में डेमोक्रेसी अगेन स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का जो लिबरल एजेंडा था वो फेल हो गया। अफगानिस्तान में फेल हुआ, इराक में फेल हुआ, मिडल ईस्ट में फेल हुआ। उसके बाद जहां जहां भी कोशिश की गई कि इंजीनियर्ड डेमोक्रेसी को लाया जाए, वहां वहां नहीं आई, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है, जब हमने इसको पढ़ा तो इसके लिए कुछ कंड्यूसिव फोर्सेस चाहिए होती हैं कि हाँ, वो मैं आता हूं उसके ऊपर, वो वही बता रहा हूँ, कंड्यूसिव फोर्सेस चाहिए होती हैं। सबसे बड़ी चीज जो ज्यादातर सबसे जरूरी है वो यूनिवर्सल एजुकेशन है, कि डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि एवरी ह्यूमन इज अ रैशनल बीइंग एंड ही पोजेस कैपेसिटी टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो वो रैशनल कैपेबिलिटी को कल्टीवेट करने के लिए तालीम की जरूरत है, सिविल सोसाइटी होनी चाहिए, रिलेटिव इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, मिडिल क्लास होनी चाहिए, उसके बाद लेजिटिमेसी होनी चाहिए, सोशल लेजिटिमेसी होनी चाहिए। तो जो ये जो फोर्सेस हैं, कि जैसे बड़े लोग ऐसे हैं क्लेम करते हैं कि इस्लाम डेमोक्रेसी को इंडोर्स नहीं करता और कैलिफेट के जरिए वो मोनार्की को इंडोर्स करता है, एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे देखें तो इस्लामिक कंट्रीज लार्जली नीचे हैं, कि इनके पास ना पब्लिक हेल्थ है, ना पब्लिक एजुकेशन है, ना पब्लिक सेफ्टी है, और कोई डेमोक्रेसी की लॉन्ग एक्सपीरियंस नहीं रहा। डेमोक्रेसी एक लंबा काम है, मतलब यूरोप अगर आज डेमोक्रेटिक है तो इट टुक देम अराउंड 300 to 400 ईयर्स स्लोली स्लोली लोगों के माइंड में पेनिट्रेट करने के लिए। एक दो दिनों में कंट्रीज डेमोक्रेटिक नहीं हो सकते। अच्छा, अब 5 पीज हैं, ये आपने याद रखना है, 5 पीज कि डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस। नंबर 1, पार्टिसिपेशन। नंबर 2, प्लूरलिज्म। नंबर 3, प्रोग्रेस। नंबर 4, प्रोटेक्शन। नंबर 5, परफॉर्मेंस। अच्छा, इसमें पहली चीज, डेमोक्रेसी एक है ही पार्टिसिपेशन। अगर मोनार्की है या फ्यूडल गवर्नमेंट्स हैं तो वहां पे पार्टिसिपेशन नहीं होती, पीपल एट लार्ज की कोई से नहीं होती। लेकिन अगर डेमोक्रेसी देखें तो हर बंदा वोट भी कास्ट कर रहा है, एक इलेक्टोरल इन्वायरमेंट होता है, लोग जलसों में पार्टिसिपेट करते हैं, लोग अपनी ओपिनियन देते हैं, राय देते हैं, सर्वेज होते हैं, तो उससे लोगों की ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन होती है। अच्छा, अब एक सवाल है मेरा आपसे, कि अगर हम 4 लोग बैठे हुए हैं और उनमें से एक बंदा फैसला कर रहा है और 3 सिर्फ उसको मान रहे हैं, और दूसरी जगह पे 4 लोग और चारों लोग ओपिनियन देके मेजोरिटी से फैसला कर रहे हैं, तो जो 4 लोग हैं, क्या उनमें डिग्निटी ज्यादा नहीं होगी एज कंपेयर टू जहां पे एक बंदा फैसला कर रहा है? अगर आप पावर स्ट्रक्चर से ही बाहर हैं, अगर आपकी से ही कोई नहीं, तो आपकी डिग्निटी या वैल्यू नहीं होगी। तो डेमोक्रेसी आपको पार्टिसिपेशन से डिग्निटी या वैल्यू प्रोवाइड करता है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, उसके पास ये पावर तो है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकता है। अगर ये होता कि जिस बंदे की पीएचडी है सिर्फ वो वोट कास्ट कर सकता है, या अगर ये होता कि जिस बंदे का सालाना 5 लाख टैक्स है वो कर सकता है, तो जो बाकी लोग हैं उनके अंदर ऑटोमेटिकली डिग्रेडेशन आनी थी कि हमारी तो कोई से ही नहीं है। तो डेमोक्रेसी पार्टिसिपेशन के जरिए डिग्निटी प्रोवाइड करता है, कॉन्शियसनेस प्रोवाइड करता है, कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपकी पहली दफा ओपिनियन दी गलत थी, दूसरी दफा दी तो आप पहली गलती नहीं करेंगे, आप कुछ और सीखेंगे, तीसरी दफा आप कुछ और सीखेंगे, चौथी दफा आप कुछ और सीखेंगे। तो इसी वजह से डेमोक्रेसी को कहते हैं कि टाइम भी ज्यादा लेती है, कि लोग
गलतियां कर करके सीखते हैं कि व्हाट इज द राइट चॉइस। ठीक हो गया। दूसरा है प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म बेसिकली लफ्ज बड़ा यूज होता है, इस्लामिक स्टडीज में क्वेश्चन आ जाता है कि इस्लामिक प्लूरलिज्म क्या है। प्लूरलिज्म ये है कि आप इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, एथनिसिटी, रेस, सेक्ट, जेंडर, लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं कि एवरी सिटीजन पोजेस राइट टू वोट। अब कोई भी नेशन होगा, कोई भी खिता होगा, तो अगर जैसे पाकिस्तान है तो लार्जली मुसलमान है, तो क्या मिनॉरिटीज के पास वोटिंग का राइट नहीं होना चाहिए? अगर मिनॉरिटी के पास वोटिंग का राइट नहीं है तो फिर प्लूरलिज्म नहीं है। अगर मिनॉरिटी के पास वोटिंग राइट है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है तो फिर प्लूरलिज्म है। अगर इंडिया है तो अगर वो उधर हिंदू मेजोरिटी है तो कहीं सिर्फ एवरी हिंदू कैन कास्ट वोट, तो इसका मतलब है कि वो प्लूरलिज्म नहीं है। तो प्लूरलिज्म का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी सोसाइटीज को इंटीग्रेट करती है। वो कहती है कि अगर आप लोग नहीं भी एक नेशनैलिटी का या एक डोमिनेंट फिरके का हिस्सा नहीं भी हो, फिर भी आप लोगों की से है, आप लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकते हो। सेल्फ डेवलपमेंट है और आपकी भी सेल्फ डिटर्मिनिज्म की उतनी ही पावर है जितनी कि कोई मेजोरिटी से बिलोंग करता वो है। ये 5 पैरामीटर्स भी हैं टू मेजर वेदर अ कंट्री इज मोर डेमोक्रेटिक और लेस डेमोक्रेटिक। कि आपने देखना है पार्टिसिपेशन किस तरीके। फॉर एग्जाम्पल, आप पार्टिसिपेशन पे आर्गुमेंट दे रहे हैं, आप कहते हैं पाकिस्तान वीक डेमोक्रेसी है, आप कहते हैं कि जनाब स्विट्जरलैंड में जो वोटिंग कास्टिंग रेशियो है वो 80% है और पाकिस्तान में 52% है। अच्छा, आप दूसरा आर्गुमेंट दे रहे हैं कि पाकिस्तान वीक डेमोक्रेसी तो है लेकिन स्लोली स्लोली इंप्रूव हो रहा है, तो आप कहते हैं 2002 में इतने % लोगों ने वोट डाला, 2008 में इतने में डाला, 13 में इतने ने डाला, 18 में इतने। तो देयर इज अ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, सो पार्टिसिपेशन इज इंक्रीजिंग एवरी डे इन एवरी इलेक्शन, थस पाकिस्तान इज बिकमिंग मोर डेमोक्रेटिक। समझ लग रही है आपको आर्गुमेंट की? अच्छा, आगे इसी तरह प्लूरलिज्म कि कितने लोगों को पावर में हिस्सा दिया जाता है। तीसरा प्रोग्रेस, क्योंकि एंशिएंट वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा मसला रहा, प्रोग्रेस बड़ा इंक्लूसिव वर्ल्ड है, मैं इसको आपको समझाता हूं। एंशिएंट वर्ल्ड में एक बड़ा मसला रहा, द मूवमेंट मोनार्क बादशाह मरता था तो आगे फिर सक्सेशन की वार ऑफ सक्सेशन, आप जो मर्जी डायनेस्टी पढ़ लें, जिस मर्जी तारीख में चले जाएं, जहां जहां बादशाह मरता रहा वहां वहां जंगें होती रही और दोबारा जब जंग होगी तो लोगों की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड नहीं रहती और उनको दोबारा फिर नए सिरे से बनाना पड़ता था। तो एक लाइन कट जाती थी, मतलब तरक्की की, फिर लड़ाई होगी, फिर आप दोबारा नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। अब क्या है, डेमोक्रेसी जो सबसे बड़ा इसका फीचर है एज ए पॉलिटिकल सिस्टम, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। वार ऑफ सक्सेशन जो है वो कैसे होगी? वो होगी उसके जरिए, इलेक्शन के जरिए, जंगो जदल से नहीं होगी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फिर जब हर बंदे के पास पावर है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है और वो अपने आप वो इनिशिएटिव ले सकता है, तो सोशल प्रोग्रेस आती है, हायरार्की ब्रेक होती है, इक्वालिटी आती है, हर बंदे के पास इक्वालिटी आती है, इंडिविजुअलिज्म बढ़ती है। ठीक हो गया। उसके बाद इकोनॉमिक प्रोग्रेस आती है। इस दफा भी क्वेश्चन आया पाक अफेयर्स में कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से क्या रिलेशनशिप है? ये इकोनॉमी, इसको कलेक्टिवली बोलते हैं टर्म को पॉलिटिकल इकोनॉमी, कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी कैसे आपस में इंटरवाइंड है। वो इस तरह इंटरवाइंड है कि एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम
इकोनॉमी आपकी चलती है प्रिडिक्शन के ऊपर कि अगर आज मैं मार्केट में 100 रुपया इन्वेस्ट करूंगा तो ठीक मुझे 6 महीने बाद इसके ऊपर 20% रिटर्न आएगा। वो कब आएगा? जब मैंने जो प्रिडिक्शन की है ना कि इस तरफ इकोनॉमी जा रही है, उस तरफ ही जाए, वो उस वक्त जाती है जब नीचे स्टेबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी होती है। जब स्टेबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी और ये पता ही नहीं होगा कि कल जंग आ सकती है, कल गवर्नमेंट उतर सकती है, इसी वजह से जो अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो इकोनॉमिकली थराइव नहीं कर रहे अनटिल एंड अनलेस चाइना की तरह उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम है कि जिसको कोई डिफाई ही नहीं कर सकता। जहां जहां स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी है, जहां जहां इंस्टेबिलिटी है, वहां वहां इकोनॉमी थराइव नहीं करती, क्योंकि इकोनॉमी आपकी प्रिडिक्शन के ऊपर चलती है कि स्टॉक मार्केट में मैं इतने पैसे, एक कंपनी कहती है कि पाकिस्तान ने, एक गवर्नमेंट आई वो पॉलिसी बनाती है कि जनाब जो बंदा इधर इन्वेस्ट करेगा मैं 30% उसको ना दूंगा एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स। अब कंपनीज को पता है 5 साल ये इधर ही है, वो 5 साल उनको पता है, फिर वो इन्वेस्ट करते हैं। अगर किसी को यही नहीं पता कि ये गवर्नमेंट 6 महीने रहनी है कि नहीं रहनी और पॉलिसी कब चेंज हो जानी है, तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं आती। ये आपको समझ लगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का आपस में कैसे इंटर रिलेशनशिप है। अच्छा, प्रोग्रेस मल्टीपल है, इंडिविजुअलिज्म भी आ रही है। हर इंडिविजुअल देखें, पैट्रियार्की जहां जहां रही वहां वहां हेड ऑफ फैमिली फैसला करता था। अब क्या है, जहां जहां डेमोक्रेसी है हर इंडिविजुअल फैसला करता है। जब इंडिविजुअल अपना फैसला करता है तो वो अपनी मैं का इजहार करता है, वो उसको उसकी इंडिविजुअलिज्म को बूस्ट देती है, उसको डिग्निटी मिलती है, सोशल इक्वालिटी आती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस आती है। अच्छा, आगे है प्रोटेक्शन। मैंने उस दिन भी बात की कि रूल ऑफ लॉ जो है डेमोक्रेसी का असेंशियल पार्ट। प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम टू फोल्ड। वन फ्रॉम द स्टेट, कि स्टेट कोई आर्बिट्रेरी मेजर नहीं लेगी कि रूलर का दिल किया कि इसको इसका सर कलम कर दो तो कलम हो गया, ये ऐसे नहीं होगा। एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा कि उसके खिलाफ जो एलिगेशन है पहले कम्युनिकेट की जाएंगी, फिर लीगली स्टैब्लिश की जाएंगी, फिर उसकी प्रोसिक्यूशन होगी, फिर जजमेंट होगी। एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए चीजें होंगी। इस दूसरा, प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर पीपल। एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी, एक इंट्रेंच गवर्नमेंट होगी विद अ स्ट्रॉन्ग मेरिटोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, तो वो लोगों को एक दूसरे से भी प्रोटेक्शन देगी। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वल्नरेबिलिटी, के फॉर एग्जांपल जो मिनॉरिटी क्लास है, जो डिप्राइव्ड सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है, उनको भी ये प्रोटेक्शन मिलेगी कि वो अपने रूलर की सेध दे सकेंगे। जिसका वोट है उसके पास ताकत है। अगर इसको आपने समझना है तो जो लोग इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं उनका जाके इंटरव्यू करें, वो आपको बताएंगे कि जब इलेक्शन होता है तो हर बंदे को वो सर पे बैठाते हैं, अगर इलेक्शन ना हो तो किसको वो सर पे बैठाएं। अच्छा, आखिरी है परफॉर्मेंस। क्योंकि रेगुलर इलेक्शंस होने हैं, कंपेटिटिव इन्वायरमेंट है, 5 से 7, किसी जगह पे 2 पॉलिटिकल पार्टीज, किसी जगह पे 5, कहीं डुअल बाई पार्टी सिस्टम है, कहीं मल्टी पार्टी सिस्टम है। वो जिस तरह का भी पार्टी सिस्टम है उसमें कंपटीशन है कि हमने परफॉर्म करना है तो आगे वोट लेने हैं। तो वो जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल सारे प्रोसेस को बूस्ट देती है कि लोगों की पब्लिक हेल्थ के ऊपर, पब्लिक एजुकेशन के ऊपर, पब्लिक सेफ्टी के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है, कॉन्टिन्यूस रिफॉर्म्स होती रहती है। अब देखें, ये 5 तो मैंने ऐसे सम अप किए, अगर आप एक एक में घुसे तो 3-3, 4-4 बेनिफिट्स और भी हैं। अक्यूमुलेटिवली आपके पास कुछ 20 के करीब एडवांटेजेस आ गए डेमोक्रेसी के। अब आपने देखना है कि क्वेश्चन की नोयत किस तरह की है। क्या उसने पार्टिसिपेशन वाले प्रोसेस को ज्यादा हाईलाइट किया, क्या प्लूरलिज्म को हाईलाइट किया, क्या प्रोग्रेस को हाईलाइट किया, क्या प्रोटेक्शन को हाईलाइट किया, या परफॉर्मेंस को लगा? जिसको हाईलाइट किया उसको ऊपर ले जाना है, बाकियों को डेरिवेटिव आर्गुमेंट बना लेना। ये क्लियर हुआ है आपको? ये 5 चीजें जो है बेसिकली डेमोक्रेसी को मूव करती है। अच्छा, अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज है पॉपुलिज्म। क्योंकि इंसान
जज्बात से ज्यादा चलता है और सोच से कम चलता है। तो जो डेमागोजी है, डेमागोजी समझते हैं कि नहीं? डेमागोजी ये है कि जो मतलब जैसे मौलवी कह लें आप, जो शरपसंद तकरीरें करके अवाम के जज्बात को भड़का के और उसके बेस पे लोगों की ओपिनियन अपनी तरफ ले आते हैं। जैसे ट्रंप वाज अ डेमागोज, मोदी इज अ डेमागोज। तो ये जो डेमागोज होते हैं ये फिर पावर में आ जाते हैं। तो शरपसंद अनासर जो है वो पावर में आ जाते हैं। प्लेटो ने ये बात आज से 3,000 साल पहले की कि वो इसको कहता था पॉपुलैरिटी ऑफ इग्नोरेंस। क्योंकि मेजोरिटी इग्नोरेंट होती है, उनको ये नहीं पता होता कि हमारे लिए अच्छा क्या है या बुरा क्या है, तो वो किसी ना किसी लीडर की ओपिनियन को फॉलो करते हैं और वो फिर ब्लाइंड फॉलोअर हो जाते हैं। दूसरा इसका क्या है, मेजोरिटेरियनिज्म के पहला पॉपुलिज्म। देखिए पॉपुलिज्म बार बार आया और डेमो हिटलर इलेक्टेड था, मिजोलिनी इलेक्ट होके आया, मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रंप इलेक्ट होके आया, मोदी इलेक्ट होके आया। तो पॉपुलिज्म डेमोक्रेसी की ऑफशूट है। पॉपुलिज्म पे क्वेश्चन आता है। देखिए अब यही कंसेप्ट आपने समझना भी है। उसने इस दफा ऐसे में भी पूछा कि इलिबरल रिजीम्स आ रही हैं, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछ लिया। तो पॉपुलिज्म आता है, पॉपुलिज्म इन पांचों को पीछे ले जाता है। आता वो डेमोक्रेसी से है, लेकिन ये पांचों का पॉपुलिज्म जब आता है, ट्रंप आया उसने कहा जो ब्लैक है उनको वोट मतलब उन आउटकास्ट कर दो, प्लूरलिज्म को उसने खत्म किया, उसने प्रोग्रेस अमेरिका की रोकी, उसने प्रोटेक्शन जो लोग एंजॉय कर रहे थे वो कम हुई, और परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं। तो ये प्रॉब्लम आता है। दूसरा क्या है, मेजोरिटेरियनिज्म। ये बड़ा क्वेश्चन रहा है कि हाउ टू बैलेंस पॉपुलिस्टिक मेजोरिटी विद इंटेलेक्चुअल मिनॉरिटी। कोई भी कंट्री आप देखेंगे तो वहां पे हाईएस्ट क्रीम पढ़े लिखी चंद लोग ही होंगे। अब उन चंद लोगों की से को किस तरह बैलेंस करना है मेजोरिटी के साथ। डेमोक्रेसी तो कहती है कि जिसने 50.1% भी वोट ले लिए वो इलेक्टेड है, 49.9 वाला भी बाहर है, कि मेजोरिटी जो फैसला कर दे वो अटल है। लेकिन इसमें होता यह है कि लार्जली जो इंटेलेक्चुअल मिनॉरिटी होती है, पहली दफा जेम्स स्टुअर्ट मिल्स ने यह क्वेश्चन रेज किया। उसने कहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि काबिल लोग हैं, वो कहां पे जाएं? उनकी से जो है वो दब जाती है। मेजोरिटेरियनिज्म से जो इंटेलेक्चुअल मिनॉरिटी है या एथनिक मिनॉरिटी है या कल्चरल मिनॉरिटी है या रेशियल मिनॉरिटी है या सेक्टोरल मिनॉरिटी है, उसकी सप्रेशन। तीसरा इसका क्या प्रॉब्लम है, रिएक्शनरी पॉलिसीज। अब स्टेट में आप बैठे हुए हैं तो स्टेट को बड़ी दफा हार्ड डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी को मद्देनजर रख के या स्टेबिलिटी को मद्देनजर रख के आपको प्राइसेस की, कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ानी पड़ जाती है, टैक्सेशन बढ़ानी पड़ जाती है। इस तरह के पॉप डिसीजंस होते हैं। वो डिसीजन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होते हैं क्योंकि उन्होंने दोबारा आना होता है। तो वो फिर वोट जो पॉलिसीज बना रहे होते हैं वो अपने जेन से नहीं बना रहे होते, वो पब्लिक इंपल्स को मद्देनजर रख के बना रहे होते हैं। तो पब्लिक इंपल्स में और जो स्टेट ऊपर बैठी है उनमें फर्क है, क्योंकि स्टेट ने लार्जर हॉरिजन पे देखना है, जो नीचे आम आवाम है उन्होंने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखना है। तो फिर स्टेट्स बड़े फैसले नहीं ले पाती। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान में फंसा रहा तो वो निकल नहीं पाया क्योंकि पब्लिक इंपल्स। और अगर वो निकल पाया है ना वो ज्यादा इन्वेस्ट कर पाया, कि यहां तो हो क्या वो कहे कि हमने उधर 2 लाख फौज भेज के तो एक दफा मुकम्मल काम खत्म करना है, वो भी नहीं कर पाया। और ना मुकम्मल रोल आउट कर सका, वो रोल बैक किया तो उसकी इंप्लीकेशंस भी आई है।
ठीक होगा, अवामी फैसले करते हैं, रिएक्शनरी पॉलिसीज है, ये इसके प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, अब इसके लिए कुछ सस्टेनिंग फोर्सेस होती हैं, उसमें सबसे पहले तो जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोस्पेरिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, मॉडर्न, मैं आपको करवाऊंगा मॉडर्नाइजेशन, उसके 15 एक फीचर्स हैं और 10 एक फीचर्स हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के, मतलब वो 25 के करीब फीचर्स आप समझ लें कि डेमोक्रेसी के लिए लाजमी। क्योंकि मॉडर्नाइजेशन, अगर हम दुनिया की तारीख पढ़ते हैं, मॉडर्न यूरोप की तारीख पढ़ते हैं, तो हमें नजर आता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन जो है वो डेमोक्रेसी को लेके आई, कि जो बाकी फोर्सेस अटैच्ड हैं जैसे सोशल इक्वालिटी, इंडिविजुअल डिग्निटी, लिबरलिज्म, ये सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ एसोसिएटेड। तो अब आपको कोई डेमोक्रेसी समझ आया? अब वो ऐसे देता है कि फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नॉट मूव टुगेदर। ये आप लोगों ने, मैंने नहीं आपको आउटलाइन करवानी इसकी, ये आप लोगों ने करके लेके आनी है। ये 2 दफे ऐसे आ चुका है। डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी, मैं इसकी एग्जैक्ट आपको बता दूंगा। मेन थीम यह है कि डेमोक्रेसी और इलिटरेसी आपस में एंटीथेटिक है। अब आप देखें आर्गुमेंट लेके आने होंगे, अब आप इसमें से जितने मर्जी आर्गुमेंट बना लें, प्राइमरीली डेमोक्रेसी के आपने देखना है प्री रैक। अब आपने सोचे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसे करनी है, आपने सबसे पहले तो सोचना है कि डेमोक्रेसी के प्री रेक्विजिट्स क्या हैं। वो हमने देखा पार्टिसिपेशन, परफॉर्मेंस, ये उसके अलावा इंडस्ट्री, इकोनॉमी, जितने 15 से 16 प्री रेक्विजिट्स बनते हैं। अब आपने एक एक करके अटैक करना है कि इलिटरेसी कैसे कैसे उसको कम करती है। कि फॉर एग्जांपल इलिटरेसी है तो पार्टिसिपेशन का लेवल कम होगा। ठीक हो गया कि अगर लोग इलिटरेट है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। अच्छा, आगे प्लूरलिज्म, लोग इलिटरेट हैं तो वो ये चीज को समझेंगे नहीं कि दूसरा बंदा भी बराबर है और उसकी भी उतनी ही वैल्यू है। अगर लोग इलिटरेट हैं तो इलिटरेसी या प्रोग्रेस वाइडर है, ना वो इकोनॉमी थ्राइव करेगी, ना सोशल इक्वालिटी आएगी, ना इंडिविजुअलिज्म आएगा। अच्छा, आगे आजे प्रोटेक्शन, जब अपने शऊर ही नहीं एक बंदे को कि मेरे राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हैं, तो वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? थ्रू रूल ऑफ लॉ। और इसी तरह जब इलिटरेसी है और उनको वोट देने का पता ही नहीं, तो परफॉर्मेंस भी नहीं हो पाएगी। तो अच्छा, अब इसको इंपीरिकली आपने वेरीफाई करना है। आप देखें दुनिया में 5 किस्म के कंट्रीज हैं। मोस्ट एडवांस, जैसे कि नॉर्दर्न यूरोप हो गया, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न यूरोप हो गया, ठीक हो गया। एडवांस जैसे कि साउदर्न यूरोप हो गया, चाइना हो गया, ये वाले कंट्रीज हो गए। उसके बाद डेवलपिंग, ये दोनों डेवलप्ड में आ जाते हैं। डेवलपिंग, डेवलपिंग में लैटिन अमेरिका सारा, मतलब साउदर्न अमेरिका सारा, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, फिर अंडर डेवलप्ड अफ्रीका। अब आपने क्या करना है? अब आपने इन चारों में से एक एक कंट्री निकालना है, आपने उनका लिटरेसी लेवल देखना है और साथ देखना है उधर डेमोक्रेसी का कितना ज्यादा जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। सवाए चाइना के कोई कंट्री आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी लिटरेसी रेट हाई हो और वो डेमोक्रेटिक ना हो। अच्छा, अगली चीज है, अब बहस है ना, ऐसे में आपके पास यही मार्जिन, आप बहस को, अब लिटरेसी क्या है?
कि अपना नाम आना और 4 लाइनें लिखना लिटरेसी है, या लिटरेसी ये है कि आपको एक पर्टिकुलर कॉन्शियसनेस हो। तो अब आपने करना क्या, आपने ये करना है कि लिटरेसी की डेफिनेशंस देखनी है, एक जो पाकिस्तान में मानी जाती है, एक वो जो दुनिया में इस वक्त सबसे एडवांस डेफिनेशन के एडवांस थ्रेशोल्ड है। तो आपने डिस्कस करना है कि एक तो ये है कि आपको बेसिक्स का पता हो, एक ये है कि आपको सब्सटेंशियल नॉलेज हो। तो अगर हम सब्सटेंशियल नॉलेज को देखें तो फिर तो डेमोक्रेसी बिल्कुल ही नहीं चल सकती। तो इसके ऊपर आपने 7 से 8 आर्गुमेंट, आपने करना क्या है, तरीका ये होगा कि भाई डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, पहले इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट आपका कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर फॉर द रीजन दैट कि एजुकेशन प्रोवाइड्स नेसेसरी कॉन्शियसनेस टू पार्टिसिपेट इन अ पॉलिटिकल प्रोसेस। मतलब इस तरह की करके आपने बनानी है। फिर आपने क्या करना है, अगली हेडिंग आपकी डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी। वन लाइनर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, इलिटरेसी बेसिक अनकॉमन, वो आप थोड़ी सी। फिर आपने तीसरा हाउ डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर, उसके अंदर आर्गुमेंट ए, आर्गुमेंट बी, आर्गुमेंट सी, आर्गुमेंट डी, आर्गुमेंट ई, आर्गुमेंट एफ, वो 6 से 7 आपने आर्गुमेंट देने। उसमें कोशिश करनी है आर्गुमेंट दें और नीचे आप या किसी कोटेशन को मेंशन करें, या किसी वो क्या कहते हैं बुक का रेफरेंस दें, या किसी कंट्रीज का कंपैरिजन दें। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगली चीज है, ऐसे है तो ऐसे में आपकी सजेशंस भी होती हैं। अब इस ऐसे में आपकी सजेशंस क्या होंगी, किसको इंप्रूव करना है? वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्योंकि अब हमारा ये है कि डेमोक्रेसी नहीं, इलिटरेसी इधर मेन वेरिएबल, तो हमने इलिटरेसी को खत्म करना है कि कैसे कर सकते हैं। ठीक हो गया। कंक्रीट एक आर्गुमेंट पाकिस्तान का दें कि पाकिस्तान अ केस स्टडी, कि कैसे इलिटरेसी ने जो डेमोक्रेसी पाकिस्तान में फ्लरिश नहीं होने दी। आपको समझ आई कि किस तरह करके आपने आउटलाइन। अच्छा, अब अगले है डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स। ये होप्स है, ये हर्डल्स है, जो मैंने आपको हर्डल्स बताई हैं कि ये मतलब पॉपुलिज्म डिसएडवांटेजेस आपके हर्डल्स हैं और वो होप्स हैं। अच्छा, अब हर्डल्स कुछ और भी आ गए हैं कि फॉर एग्जांपल पिछले 20-25 साल, ये आपने बात समझनी है, पिछले 20-25 साल में डेमोक्रेसी कम हो रही है। उसकी वजह यह है कि कुछ कॉजेज इमर्ज हो गई हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे सोशल मीडिया, तो उसने पॉपुलिज्म को एम्पावर्ड कर दिया। नाउ एवरी पर्सन हैज रियल एक्सेस टू पब्लिक अफेयर थ्रू मोबाइल फोन और लैपटॉप, तो उससे वो गवर्नमेंट को डिक्टेट करते हैं। अच्छा, दूसरा ये हुआ कि बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेसी विद कैपिटलिज्म, particularly in post 1905 वर्ल्ड ऑर्डर, ओलिगार्की इंक्रीज होगी। पिछले 70 सालों में कंसंट्रेशन ऑफ मनी और प्रॉफिट जो है वो अपर क्लास में ज्यादा आ गया। तो ओलिगार्की की वजह से जो इनइक्वालिटीज बढ़ी हैं, वो ग्रीवियंस फिर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। वो जो एक्सप्रेस कर रहा है, वो जो डेमोक्रेसी के प्लूरलिज्म और प्रोटेक्शन वाले पिलर्स हैं उनको हर्ट कर रहा है। ठीक हो गया। फिर एक तीसरा क्या इशू हुआ कि पिछले 50, देखे हम ये तो कहते हैं कि पीपल आर फ्री टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल स्फीयर, लेकिन इकोनॉमी की ऊपर जाने की वजह से, प्राइमेसी की वजह से लोग पॉलिटिकल प्रोसेस से दूर हो गए और इकोनॉमिक प्रोसेस में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। मतलब फ्रीडम फॉर पॉलिटिक्स की जगह पे फ्रीडम फ्रॉम पॉलिटिक्स आ गया। कोई बंदा भी लेजिस्लेचर नहीं बनना चाहता, कोई बंदा ये नहीं कहता कि मैंने ग्रास रूट पे जो है ना पहले स्टूडेंट लीडर बनना है, फिर उसके बाद ये करना है। इसको एज ए कैरियर नहीं देखता। एज ए कैरियर वो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जॉब को देखते हैं। तो एक ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलिज्म आ गई
दुनिया में और स्टेट्स में भी, क्योंकि लोग पॉलिटिक्स से डिसएसोसिएट हो गए, तो उस वजह से फिर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस उस हिसाब से प्रोग्रेस नहीं कर सका। चौथा मसला क्या है, ये मैंने उनसे लायदा बता रहा हूं आपको हर्डल से। अगला हर्डल क्या आ रहा है, अगला हर्डल ये आ रहा है कि एक अल्टरनेट सक्सेसफुल अथॉरिटेरियन मॉडल सामने आ गया, चाइना का, ब्राजील का, कि जिन लोगों ने विदाउट डेमोक्रेसी नेशनल प्रॉस्पेरिटी अचीव की है। पहले तो डेमोक्रेसी एज ए मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल बन के इमर्ज हुआ ना, लेकिन अब उसको थ्रेट आ गया। थ्रेट कहां से आया कि एक अल्टरनेट चाइनीज मॉडल, जिन्होंने पिछले 30 साल में विदाउट हैविंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो दुनिया की बड़ी पावर बन गए। तो वो फिर जब वो पावर बने हैं तो अब वो पावर को अपनी को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो अथॉरिटेरियन रिजीम्स को सपोर्ट करते हैं। पहले यही था ना, जो यूनाइटेड नेशन, यूरोपीय यूनियन, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस बनी, तो ये था कि दुनिया को डेमोक्रेटाइज करना है, मतलब कंट्रीज को कंपेल करना है कि अगर आप डेमोक्रेटिक नहीं होंगे तो आपके ऊपर पाबंदियां लगा देंगे, जैसे पाकिस्तान पे लगती आई, आसियान कंट्रीज में से लगती आई, जैसे म्यांमार है, उसके बाद लैटिन कंट्रीज में लगती रही। लेकिन अब वो चाइना एक अल्टरनेट पावर होने की वजह से उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ग्लोबल इंपैरेटिव फॉर डेमोक्रेसी वो नहीं रहा जो आज से 10 साल पहले था। तो ये हर्डल्स हैं। That's why democracy is struggling in 21st century. अब आपने दो आउटलाइन लिख के आनी है, एक इलिटरेसी वाली और दूसरी डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल। इसी में भी आप ये करेंगे कि मतलब फॉर एग्जांपल थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है तो द एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 2 centuries indicates that democracy can bring about national prosperity, politics, social equality, फलाना फलाना फलाना, ठीक हो गया। However, the prevalence of populism, majoritarianism and reactionary policies are undermining the true values of democracy. Thus, democracy is struggling. मतलब इस तरह का करके आपने इसकी थीसिस स्टेटमेंट खुद से बना के लेके आनी है। जितना आप खुद क्रिएटिव रहेंगे मुश्किल लगेगा आपको, पहली दफा थीसिस स्टेटमेंट लिखना मुश्किल होता है, बट यू मस्ट ट्राई इट योरसेल्फ। मैं डिक्टेट करा दूंगा, मैं 50 ऐसे कंसीव करके आपको डिक्टेट करवा दूं, दिल करे उनमें से एक भी ना आए, टॉपिक्स यही आएंगे। मतलब डेमोक्रेसी में से ऐसे लाजमी आएगा, लेकिन वो किस डायमेंशन में देता है। अच्छा, आगे चीज, डेमोक्रेसी इज अ प्रोसेस, इज अ कल्चर रादर देन प्रोसेस। ये भी 2013 में ऐसे आया हुआ है। अब हमने देखा कि डेमोक्रेसी एक प्रोसेस भी है और कल्चर। अब कल्चर से क्या, जो पांचों चीजें हैं, पार्टिसिपेशन इज अ कल्चर, कि लोग कितना पार्टिसिपेट करते हैं। क्या उधर अगर तो पैट्रियार्की है, अगर तो लोग पॉलिटिकली डिसअल्यूजन है, तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। एक कल्चर है कि यार हमने वोट लाजमी डालना है। कल्चर क्या है? व्हाट पीपल थिंक्स एंड व्हाट पीपल डू। कल्चर वाइडर टर्म है। पहली दफा टोकिले ने मैंने बताया था कि डेमोक्रेसी इन अमेरिका किताब लिखी थी 1836 में, तो उसने कहा था कि कल्चरल फोर्सेस कंड्यूसिव होनी चाहिए। जहां जहां डेमोक्रेसी कल्चर है वहां वहां थराइव कर रहे। पर प्लूरलिज्म इज अ कल्चर, कि लोग मानते हैं कि ठीक है यार, अगर तेरा फिरका मेरे वाला नहीं है फिर भी खैर है, तू भाई अपना दोस्त है, बीइंग अ ह्यूमन। प्रोटेक्शन कल्चर है कि लोग एजिटेट करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्यों लॉ की वायलेशन की। परफॉर्मेंस, वो गवर्नमेंट को कंपेल करते हैं कि परफॉर्म करो, कल्चर है ये। तो जहां जहां कल्चर है, जैसे कि यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज में कल्चर है, तो डेमोक्रेसी थराइव कर रही है और पिछले 150 साल से कर रही है। जहां जहां सिर्फ प्रोसेस है और कल्चर नहीं, जैसे पाकिस्तान है, जैसे इंडिया है, तो डेमोक्रेसी स्ट्रगल कर रही है। मतलब इंडिया है वो डेमोक्रेसी है और दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, पर 5 देखें, पार्टिसिपेशन भी कम है,
प्रोटेक्शन भी नहीं है, प्लूरलिज्म भी नहीं है, परफॉर्मेंस भी नहीं है और प्रोग्रेस भी नहीं है। अब ये आपके आर्गुमेंट्स हैं। अब देखें ये उसको हैरान करेगा। क्या कहते हैं कि इंडिया डेमोक्रेटिक है लेकिन सिर्फ प्रोसीजरल डेमोक्रेटिक है, इट इज नॉट अ कल्चरल डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी की आपको डिविडेंड चाहिए, डेमोक्रेसी की अगर आप इंक्लूसिव डेफिनेशन पे जाते हैं तो आप कहें कि ये जी 5 चीजें जो हैं वो इनका कंपैरिजन कर लेते हैं कंट्रीज का, ठीक हो गया। अब ये भी तीसरी आउटलाइन है, ये भी आपको लिखनी चाहिए। डेमोक्रेसी इज अ प्रोसेस, इज अ कल्चर रादर देन प्रोसेस। समझ आ रही है आपको? ये जो ऑनलाइन वाले हैं, इनको समझ आ रही है? इनका कोई क्वेश्चन हो यार किसी का? मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, फिर हम पाकिस्तान की तरफ जाएंगे कि हम अब पाकिस्तान में भी तो देखें ना, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स सवाल भी आ जाते हैं। अब वो एक बिल्कुल लैदा तरीके से करना है, वो आ जाता है पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, इश्यूज एंड क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, मतलब वो लैदा तरीके से करना है। देखिए मेरा तरीकाकार ये, जैसे मैंने 5 पीज आपको बताए हैं, तो ऐसे सिमिलर जो है ना बना लेने चाहिए आपको कि एक ही लाइन में 5 पीस है तो अब आपको याद रहेंगे। इस तरह का करके आप अपने माइंड में पीछे नेटवर्किंग करनी चाहिए। किसी का क्वेश्चन नहीं है? हाँ, अब मैं बैठ के दूंगा क्योंकि पाकिस्तान पे तो गपशप ही लगानी है, लिखने वाली कोई चीज नहीं है। हाँ, वेरी गुड। जहां जहां कमर्शियल सिविलाइजेशन होगी, जहां जहां कॉमर्स ज्यादा होगी, जो कंट्रीज पोर्ट्स के ज्यादा नजदीक होंगे, वहां डेमोक्रेसी ज्यादा होगी। इसकी रीजन ये है कि जहां जहां लैंड ज्यादा है ना, वहां वहां फ्यूडलिज्म होती है, अरिस्टोक्रेसी होती है। जहां जहां मार्केट ज्यादा है, वहां पे इंडिविजुअल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ज्यादा होती है। तो किसी के पास जो है वो सोल पावर नहीं होती। पावर ऑटोमेट, जब इकोनॉमिक पावर डिफ्यूज होगी तो वो ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन ऑफ पॉलिटिकल पावर की तरफ चले जाएगी। हाँ जी, यस, वी हैव टू रिमूव द हर्डल्स। सोल्यूशन ये है कि हर्डल खत्म करने हैं। हर्डल कैसे खत्म करेंगे? वही 5 पी को आपने इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। ये बराए मेहरबानी कल शाम तक आप लोगों की आउटलाइन लाजमी आ जाए। अच्छा, अब आ जाए पाकिस्तान के ऊपर। अब लार्जली जिस तरह पूरी दुनिया में कॉलोनियल वर्ल्ड है ना, अब आ जाए 2 तरह की वर्ल्ड है। जब 19वीं सेंचुरी आई ना, 18वीं 16वीं 17वीं 18वीं सदी में ना, यूरोप तरक्की कर गया, बाकी कंट्रीज पीछे के पीछे रहे। जब यूरोप तरक्की कर गया तो उसके पास मिलिट्री माइट ज्यादा आ गई, उसने 19वीं सदी में पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया। अच्छा, जहां जहां वो कब्जा किया उसको बोलते हैं कॉलोनियल वर्ल्ड। जो कॉलोनीज बनी थी और जिन्होंने बनाई उनको बोलते हैं इंपीरियल पावर। जैसे ब्रिटानिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूके, दीज वर इंपीरियल पावर्स। अच्छा, इंपीरियल पावर्स की और स्ट्रेटजी थी, कॉलोनियल वर्ल्ड की और थी। अच्छा, आगे जिस जिसकी जिस कॉलोनी थी, जैसे यूनाइटेड, जैसे जहां पे इंग्लैंड की कॉलोनी थी उनका सिस्टम और था, और जहां पे फ्रांस की कॉलोनीज थी वहां पे और था। कि फ्रांस वाले जो हैं वो और तरीके से
चलते थे और इंग्लैंड वाले और तरीके से चलते थे। अब पाकिस्तान किसकी कॉलोनी थी? इंग्लैंड की। अच्छा, अब ये हुआ कि जब उन्होंने आए और कब्जा कर लिया तो 19th सेंचुरी में फिर उन्होंने सिर्फ ये नहीं कब्जा किया कि उन्होंने मिलिट्री पावर एक्सरसाइज की हो, वो आए, उन्होंने इधर 4 चीजें नाफिज की बरतानी। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। पहला 1773 में एक्ट आया, फिर 1783 में आया, फिर 93 में आया, फिर 1813 में आया, फिर 1833 में आया, फिर 1853 में आया, फिर 1853 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये जो सारे एक्ट्स हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट्स के थे। तो फिर 1857 की जंग के बाद ब्रिटानिया ने इसको मुकम्मल इंटीग्रेट कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी। उसके बाद फिर एक्ट्स आए, रूल ऑफ लॉ लेके आए। दूसरा, वो सेकुलरिज्म लेके आए कि आपका जो मर्जी मजहब है, जो मर्जी आपकी कास्ट है, जो मर्जी एथनिसिटी है, इसका स्टेट से लेना देना, स्टेट कोई किसी नजरिए को नाफज करने का जरिया नहीं है। स्टेट सिर्फ जो है उसका काम है पीस, स्टेबिलिटी लेके आना। अच्छा, फिर तीसरा उन्होंने किया, मेरिटोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बनाए कि ये जो आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम देते हैं, पहले दुनिया में 1855 में हुए थे, इंडिया में 1855 में हुए, तो मेरिटोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस लेके आए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने इंडिया को स्टडी किया। अब इसमें 2 किताबें बड़ी अच्छी हैं। एक व्यू ये है कि उन्होंने इंडिया को खा पी गए और एक है इंडिया को बनाया। इल्हाम नियाज की बुक है ब्रिटिश राज इन इंडिया, वो कहता है कि उन्होंने बनाया। इन ग्लोरियस एम्पायर है शशि थरूर की, वो कहता है इन्होंने गवाया। लेकिन हम इस डिबेट में नहीं पढ़ते, हम ये देखते हैं कि क्या उन्होंने किया। उन्होंने ये किया कि उन्होंने इंडिया को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद जब इधर के लोगों ने देखा कि वो हमसे आगे निकल गए, हमें कैप्चर भी कर गए, तो 2 तरह की मूवमेंट है, एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट और एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। जैसे पाकिस्तान, इंडिया में मुसलमान जो थे, सर सैयद की मूवमेंट रेफॉर्मिस्ट थी और देवबंद की रिवाइवलिस्ट थी। रिवाइवलिस्ट क्या कि हम अपने असल आइडियल से दूर हो गए और हमें माजी में जाके अपने आइडियल्स को देखना पड़ेगा और उनको नाफज करना पड़ेगा। रिफॉर्मिस्ट क्या कि हम माजी में चले गए हैं और हम दुनिया के साथ कंपीट नहीं कर सकते और हमें तालीम हासिल करनी पड़ेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी और हम आगे चले जाएं। अब ये तो है पाक अफेयर्स की डोमेन, लेकिन इस बैकग्राउंड का मकसद ये था कि बरतानिया ने इधर फिर जो रिफॉर्मिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है ना, उसके साथ अलाइन होके स्लोली स्लोली डेमोक्रेटिक प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे पहले करवाया 1882 में डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के जो नीचे तहसीलें, टाउन या जिले लेवल पे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस करवाए गए। फिर 1891 में इंडिया एक्ट आया जिसके अंदर पहली दफा लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी गई। अच्छा, अगर आप तारीख पढ़ें तो स्लोली स्लोली वो डेमोक्रेटाइज ज्यादा करते रहे कि 1909 में मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स में जो है वो उन्होंने और ज्यादा पावर्स दे दी, 1919 में और ज्यादा पावर दे दी, 1935 में उन्होंने मुकम्मल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी। तो बेसिकली डेमोक्रेसी को इधर ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करवाया और दुनिया में ये मूवमेंट चल रही थी कि अगर गोरों के पास सेल्फ डिटर्मिनिज्म का इख्तियार है तो फिर हमारे पास भी है। तो लोकल जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, आर्टिकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, तो उन्होंने भी डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म यूज किया। इवन बर्थ ऑफ पाकिस्तान इज अ रिजल्ट ऑफ डेमोक्रेसी के 1946 में इलेक्शन हुए और उन इलेक्शंस ने डिसाइड किया। सो हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी कॉलोनियल इरा से। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो नुजाइदा स्टेट के मसले बड़े थे। पहला जो, ये मैं आपको इसके नोट्स दूंगा कि 1947 से लेके 71 को कहते हैं ईरा ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड मॉडर्नाइजेशन,
कि ना पाकिस्तान बना है तो ना ही दारुल हुकूमत था, ना ही ब्यूरोक्रेसी थी, कोई स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, इंडस्ट्री 0% थी, लिटरेसी रेट बिल्कुल कम था, और उसके बाद एक मुकम्मल पंजाब में ट्रेजेडी भी हो गई कि जिसमें लाखों लोग मर गए और हिजरत हुई, तो उस ट्रेजेडी। उसके बाद अगली चीज थी कि अब 2 कंट्रीज का मिलाप था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का। तो पावर को कैसे डिवाइड करना है, ये शुरू में ही मसला आ गया। मतलब 9 साल हमें लगे एक्ट बनाने में, पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 1956, लेकिन वो बनाया तो वो चल नहीं पाया, डायरेक्ट मिलिट्री रजीम आ गई। 13 साल वो रही, फिर भुट्टो आया, इसको बोलते हैं पॉपुलिस्टिक इगैलिटेरियनिज्म। पॉपुलिस्टिक इगैलिटेरियनिज्म क्या? रोटी कपड़ा मकान सब बराबर है, अवाम की नब्ज पे हाथ रखा, इंडिविजुअल वैल्यू डिग्निटी ज्यादा आई। लेकिन वो आया तो उसने भी अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज रखी कि इन्फोर्स किया कि सोशलिज्म को नाफज करना है, इकोनॉमी खराब की, और उसके बाद उसने ब्रूटल लॉज भी बनाए। फिर दोबारा रजीम आ गई मिलिट्री की कि पावर का 2 तरफ, फिर मिलिट्री रजीम आ गई। मिलिट्री रजीम जिया वाली वो गई तो 1990s में 2 साल एक गवर्नमेंट बनाता था, 2 साल दूसरा बनाता था, 2 साल दूसरा बनाता था, फिर 98 में मार्शल लॉ लग गया, फिर दोबारा 2008 में गवर्नमेंट आई, फिर अभी तक कॉन्टिन्यूटी है, 5-5 साल पूरे हो गए। ये अब पाकिस्तान की बरीफ सी हिस्ट्री है। अब इसको आपको पढ़ना तो थोड़ी डिटेल में चाहिए, क्रोनोलॉजिकली, लेकिन मैं आपको बड़ी गेम समझा सकता हूं। पहला कॉन्फ्लिक्ट तो इधर है इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस में। अब नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस 3 हैं बड़े: जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री। और इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है आपका पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव। अच्छा, अब इनकी पावर टसल चलती रही, क्योंकि जो ब्रिटिश, अब समझे, बर्तानिया का निजाम क्या था, फिर मुझे उठना पड़ेगा, मैं आपको छोटा सा बजाता हूं, समझे। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, वहां से इंडिया का एक गवर्नर जनरल होता था। गवर्नर जनरल वर्चुअली हर चीज को रूल करता था कि इंडिया में पावर एग्जेक्टिव के पास थी। पाकिस्तान बनने से पहले पावर थी एग्जेक्टिव के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद पार्लियामेंट के पास आनी थी, लेकिन क्योंकि पुरानी ट्रेडिशन थी तो पार्लियामेंट को जंग लड़नी पड़ी। अब पार्लियामेंट का क्या मसला चल रहा है कि उनका प्रॉब्लम ये चल रहा है 2 तरफा, कि फेडरल और प्रोविंसेस की आपस में लड़ाई है कि वेस्ट पाकिस्तान से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगी कि ईस्ट पाकिस्तान से रिप्रेजेंटेशन होगी। अब वेस्ट पाकिस्तान है तो पंजाब से ज्यादा होगी, बलोचिस्तान से होगी, NWFP से होगी, सिंध से होगी। तो 2 तरफा ये लड़ाई चल रही है, एक इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन, और दूसरा विद इन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस। इस लड़ाई ने डेमोक्रेसी को एज ए प्रोसेस नहीं फ्लरिश होने दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी तरफ है एज ए कल्चर। हाँ, अपना जब हम बने इंडस्ट्रियलाइजेशन 0 पे, मॉडर्नाइजेशन 0 पे, लिटरेसी रेट बहुत कम, ये जो सारी सोशल फोर्सेस हैं कंड्यूसिव फॉर डेमोक्रेसी, वो है ही नहीं थी। स्लोली Kindly ask sir if we can discuss civil military tensions in SA. yes, we can discuss, we cannot accuse anyone, डायरेक्ट अक्यूज नहीं करना, मिलिट्री का नाम नहीं लेना आपने, आपने नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस की बात करनी है, आपने इस तरह से अथॉरिटेरियनिज्म की बात करनी है।
अच्छा, तीसरा मसला क्या हुआ? तीसरा मसला अथॉरिटेरियन टेंडेंसी। इवन चाहे पावर डेमोक्रेसी का है ही ये कि डिफ्यूजन ऑफ पावर, के मल्टीपल स्टेक होल्डर्स पावर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन यहां पे जो भी आया उसने कहा मैं आमर बनना है, चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है चाहे वो नॉन इलेक्टेड है। ठीक हो गया। अब इन तीनों चीजों ने प्रोसीजरल डेमोक्रेसी नहीं चलने दी। अब आते हैं ना सिविल सोसाइटी है, ना लॉ की कॉन्शियसनेस है, ना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की कॉन्शियस है, ना मिडिल क्लास है लार्ज स्केल। सवाल है। एक सवाल पहले आया था, bureaucracy also affects democracy. Discuss this. क्या? Bureaucracy also affects democracy. यस, जब गवर्नमेंट आती है तो उसने अपनी पॉलिसी बनानी है, उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट किसने करना है? ब्यूरोक्रेसी ने। अगर ब्यूरोक्रेसी एग्जीक्यूट ही नहीं कर रही तो फिर डेमोक्रेटिक रिजीम फेल हो गई ना। अच्छा, आप 1947 से लेकर 1970 तक विर्चुअली पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी की गवर्नमेंट रही है, तो उसने डेमोक्रेसी में अभी नहीं, स्टिल ब्यूरोक्रेसी की नहीं गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेसी अब बहुत वीक हो गई है। अब पर्टिकुलरली जिया भुट्टो की रिफॉर्म्स के बाद नॉन, देखो ये आपने इसको 90 तले तरीके से, इसको आपने माइल्ड वर्ड्स में बात करनी है कि अथॉरिटेरियन टेंडेंसी ज्यादा हो गई है। ठीक हो गया। अब ना सोशल फोर्सेस हैं, ना कल्चरल फोर्सेस हैं, और प्रोसीजरल भी इम्पेडिमेंट्स हैं। अच्छा, वक्त के साथ साथ अगर हम अपनी तारीख को देखें तो हमने प्रोसीजरल इम्पेडिमेंट्स फिर भी कम करनी है कि 2008 में जुडिशरी अपनी लाइन में चली गई, उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, एक प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवाया, एक को बाहर निकाला, लेकिन स्टिल वो जो प्रोसेस है, रजीम घर नहीं गई, बंदा गया, 5 साल पूरे हुए, तो एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस हमें नजर आती है कि प्रोसीजरल लेवल पे स्टिल चीजें इंटैक्ट है। कल्चरल पे आए तो कल्चरल में प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन पिछले 15-20 साल में जो शऊर आया, लोग डेमोक्रेसी को इंडोर्स करते, सोशल मीडिया की वजह से लोगों की इंपावरमेंट बढ़ गई है, अब लोग अपने आप का इजहार करते हैं। अब रजीम्स के पास वो पावर नहीं रही कि वो जिसको मर्जी सप्रेस कर दे। पहले तो ये था ना कि अखबार है तो अगले दिन छपना है, तो 16 घंटे में छापा मार के आप अखबार वाले को बंद कर दे। अब इंस्टेंटेनियसली सोशल मीडिया पे प्रोलिफरेशन, इकोनॉमी इंप्रूव कर गई है, ग्लोबल इंटीग्रेशन ज्यादा हो गई है, तो चीजें इंप्रूव भी हुई हैं और खराब भी हुई है। बट रिलेटिवली हम 20 साल पहले से आज ज्यादा डेमोक्रेटिक है कि वी आर हैविंग अ स्लो प्रोग्रेस टुवर्ड्स डेमोक्रेटाइजेशन। अगर हम अपनी तरीक का तजिया करें, अभी भी मार्शल के चांसेस है, अभी भी मिलिट्री रिजीम आ सकती है, लेकिन उतने ज्यादा नहीं, उतनी ज्यादा श्योरिटी नहीं जितनी आज से 20-25 साल पहले थी। सिविल सोसाइटी इंपावर्ड हो गई है, बार वुकला हजरात इंपावर्ड हो गए हैं, अखबारें, न्यूज, सिविल सोसाइटी में बड़ी चीजें क्या आती हैं? आपकी इंटेलिजेंशिया, जो लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, आपके न्यूज़पेपर, मीडिया, आपकी ये जो इंटरेस्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि मूवमेंट हो गई, या वो क्या कहते हैं आपकी वुकला काउंसिल्स हो गई, तो वो सारे इंपावर्ड हो गए। रिलेटिवली पावर जो है वो सोसाइटी के पास ज्यादा आ गई है इन कंपेयर टू स्टेट। तो उस वजह से जब भी सोसाइटी के पास पावर ज्यादा आती है, डेमोक्रेटाइजेशन ज्यादा होती है। अब आप इसको देखिए, मेरा जो मेन था समझाना आपको, कंसेप्चुअल क्लैरिटी करवानी थी कि डेमोक्रेसी क्या है, पाकिस्तान में कैसे आई। पहले इंजीनियर्ड डेमोक्रेसी थी, गोरे ऊपर से थोड़ा थोड़ा टीका लगाते थे कि पहले कहते थे 10 बंदे होंगे इंडियन, फिर कहेंगे 20 होंगे रिप्रेजेंटेटिव, फिर 30 होंगे, फिर 40 होंगे। इंजीनियर्ड प्रोसेस, उस इंजीनियर्ड प्रोसेस से ही हम अल्टीमेटली इतने डेमोक्रेटाइज हो गए कि हमने अपना मुल्क ले लिया डेमोक्रेटिक वे से।
जंग करके नहीं लिया। जो इधर वार ऑफ सक्सेशन थी वो इलेक्टोरल बैलेट से हुई थी, वो कोई बर्तानिया और इंडिया की लड़ाई से नहीं हुई थी। लेकिन पाकिस्तान बना तो उसके डायनेमिक्स डिफरेंट थे। एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, मुस्लिम लीग की रूट्स थी इंडिया में ज्यादातर उसकी जो वो क्या कहते हैं सेंट्रल इंडिया, वहां से उसकी ज्यादा, यूपी ज्यादा पॉपुलर था, तो इधर रूट्स नहीं थी। इधर ऑलरेडी एथनिक पार्टी ज्यादा थी, जैसे कि पंजाब में वो क्या थी, सरफजल अलाही की पार्टी जो थी यूनियनिस्ट पार्टी थी, और किसान पार्टी बांग्लादेश वेस्ट पाकिस्तान में थी, तो एथनिक पार्टीज डोमिनेंट थी। फिर दूसरा, कंट्रीज बड़ी दूर थे और उस वजह से बैलेंस ऑफ पावर नहीं डिसाइड हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस लिंगर ऑन हो गया। तीसरा, इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस के मसले थे। चौथा, विद इन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस मसले थे। पांचवा, अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज थी। इन सारों ने कलेक्टिवली प्रोसीजरल डेमोक्रेसी को रोकी रखा। फ्रीक्वेंट मार्शल लॉज आए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। अच्छा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं अचीव कर पाए। हमारी इकोनॉमी ट्रैक पे आती थी, रजीम चेंज हो जाता था, दोबारा फिर वही साइकिल, दोबारा फिर वही साइकिल, तो हम साइक्लिक वे में मूव करते रहे, या तो वीक डेमोक्रेसी और या फिर स्ट्रॉन्ग मार्शल लॉ। इसके दरमियान, इस पेंडुलम के दरमियान हमारी मूवमेंट होती है। लेकिन वो मूवमेंट अल्टीमेटली हम इस पॉइंट पे आ गए 2008 के बाद कि एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी हमें नजर आती है। 8 का इलेक्शन, 13 का इलेक्शन, 18 का इलेक्शन, और अभी भी 3 साल हो गए हैं, और डिस्पाइट इंस्टेबिलिटी गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा कर रही है। हाँ, अगली चीज, फिर आगे प्रॉब्लम्स। अब देखो हम अंदर जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हेरिडिटरी है आपकी। पॉलिटिकल पार्टी देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो डेमोक्रेसी की नर्सरी है। उन्होंने लोगों को पार्टिसिपेशन सिखानी है, उन्होंने ट्रेन करना है लीडर्स को, तो उधर लीडर ही हेरिडिटरी है। तो पॉलिटिकल पार्टीज इन इटसेल्फ अनडेमोक्रेटिक। ये कल्चरल है, ये प्रोसीजरल नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज कल्चरल डेमोक्रेसी को फ्लरिश करती हैं, लेकिन जहां पे हेरिडिटरी पॉलिटिक्स है वहां पे कल्चर इमर्ज नहीं होता। अब किसी के पास इंसेंटिव ही नहीं, कहेगा यहाँ बिलावल वजीर आजम बनना है या मरियम बनना है, इसलिए मैंने, आम बंदे के पास इंसेंटिव। अच्छा, अगली चीज भी, जो आपके इलेक्टोरेट्स हैं उनको भी देखें तो वो भी हेरिडिटरी है। 70% आपकी असेंबली हेरिडिटरी है। अच्छा, उसके बाद पैट्रियार्की प्रॉब्लम है, फ्यूडलिज्म प्रॉब्लम है, कि पार्टिसिपेशन, फ्री पार्टिसिपेशन नहीं होती, बॉन्डेड पार्टिसिपेशन है, कि अगर मजारे हैं तो जहां पे सरदार ने कह दिया वोट देना है। पैट्रियार्की है जहां पे हेड ऑफ फैमिली ने कह दिया पूरे टब्बर ने वोट देना है, 100 वोट है, 200 वोट है, ठीक हो गया। फिर अगला क्या प्रॉब्लम है, अब लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग, लेकिन पाकिस्तान में लेजिस्लेचर क्या करता है, वो कहता है मैनू स्कीमा किनिया दे रहे हो, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट करना लोकल गवर्नमेंट का काम है, लेकिन यहाँ पे एमएनएस एमपीज इन्वॉल्व होते हैं। ये जिया दौर में पहली दफा हुआ था कि एमएनए एमपीज को फंड देना शुरू कर दिए थे, वो उनकी रोजी रोटी का हिस्सा भी बन गए, और साइमल्टेनियसली उसने वो क्या कहते हैं कि लेजिस्लेचर का जो असल काम है कानून बनाना, उससे अटेंशन डाइवर्ट करके उसको स्कीमों की तरफ लगा दिया। ये मल्टीपल चीजें हैं। हेडिंग्स बनाने में हम 20 और बना सकते हैं, लेकिन ऐसे में 6-7 से ज्यादा आर्गुमेंट आप नहीं लिख सकते। तो मैंने आपको मोटे मोटे आर्गुमेंट्स दिए हैं, अब मैं आपको स्टडीज दूंगा। अब अगला काम यह है कि मैं आज आपको, अब आपको डेमोक्रेसी की कोई पिक्चर क्लियर हुई। अब आप जब मुझे आउटलाइंस लिख के दिखाएंगे ना, तो फिर आपकी और क्लियर होगी, और मुझे भी क्लियर होगा कि मैंने कितना और आपको बनाना है। एक लेक्चर अब और होगा डेमोक्रेसी पे, मैं टाइम ज्यादा इस वजह से लगा रहा हूं इसके ऊपर कि ऐसे कन्फर्म आता है इसमें से। वो हम अलहदा आएंगे उसके ऊपर, बिल्कुल आ सकता है। वो मैंने आपको पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन करवाना है, वो मैंने करवाना है लोकल बॉडीज वाला। इसको अभी आप इतना ही रखें।
इसको समझें कि क्या है डेमोक्रेसी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपका ऐसे क्लियर कराती है, ये याद रखें आप। अगर आपको डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं ना क्लियर, आप पास नहीं कर सकते ऐसे। और मैं आपको रीडिंग्स दूंगा, रीडिंग्स मुख्तलिफ टायर्स भी होगी, जैसे मेरी आदत है। बेसिक्स भी होगी, बिल्कुल सिंपल भी, थोड़ी सी कम्प्लेक्स भी होगी, एडवांस लेवल की, कि फॉरेन अफेयर्स में से 2-3 अच्छे ऐसे भी होंगे डेमोक्रेसी के ऊपर। वो आपने टोटल बनेंगे आपके 60-70 सफ़े, इससे ज्यादा ही बन सकते हैं। उनको स्टडी करना, क्योंकि डेमोक्रेसी पे करंट अफेयर में ऐसे आता है, डेमोक्रेसी पे इस्लामिक स्टडीज में ऐसे आता है, डेमोक्रेसी सवाल आता है, डेमोक्रेसी में पाक अफेयर्स पे आता है, और डेमोक्रेसी पे ऐसे भी आता है। और अगर आपने पॉलिटिकल साइंस रखी है तो डेमोक्रेसी में उधर भी क्वेश्चन आता है। मतलब इसकी बड़ी वाइड स्प्रेड आउटरीच है। कोई क्वेश्चन हो किसी का? समझ आया? अब आपने दूसरा एक चीज मेरी आ गई, अब आपने वर्ब्स निकालने हैं। जैसे एलिवेट्स, इंड्यूस, पॉजिटिव वर्ब है, वो आपने एडवांटेजेस के साथ, होप्स के साथ लगाने हैं। इंस्टिगेट्स, डिग्रेड, ये जो बॉडी ऑफ वर्ब्स है ये नेगेटिव है, ये आपने लगाने हैं उसके साथ डिसएडवांटेजेस के साथ। कि फॉर एग्जांपल आप पॉजिटिव देते हैं कि डेमोक्रेसी इंड्यूसेस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आप नेगेटिव देते हैं कि डेमोक्रेसी इंस्टिगेट्स पॉपुलिज्म। अब आपने क्या करना है, थिसॉरस निकालनी है, इंस्टिगेट के सिनोनिम्स निकालना, देखना उनमें से कौन कौन सा सिनोनिम नेगेटिव है। मैं आपको 3 से 4 वो जो आगे आपको मैंने वर्ब वर्ब दिए थे, उनसे कोई फायदा हुआ था आपका कि नहीं? हाँ जी, नहीं आप वो, मैं वर्ब तो आपने किए ना। मेरा ये क्वेश्चन ये है कि जो मैंने आपको वर्ड्स दिए थे, आपको पर्सनली उनकी समझ आई थी, फायदा हुआ था? वो फिर मैं और देता हूँ आपको, वो फिर मैं आपको कुछ वर्ब्स निकाल के देता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा, आपको किसी भी ऐसे में हिस्ट्री नहीं लिखनी चाहिए। हिस्ट्री इज एन आर्गुमेंट। कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी इज अ प्रोसेस रादर देन कल्चर। मेरा पहला आर्गुमेंट है एक्सपीरियंस फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ नेशंस। ये आर्गुमेंट है। हिस्ट्री इज ऑलवेज एन आर्गुमेंट, या सपोर्टिंग या प्राइम आर्गुमेंट है, कि आप ऊपर से देते हैं कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी मूव डू नॉट मूव टुगेदर। आप कहते हैं पहले ही के एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन नेशंस, या फिर आप उसको हिस्ट्री को सब आर्गुमेंट देते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स इंडिविजुअल डिग्निटी। अब इसमें मैं कहता हूं, आर्गुमेंट मैंने दे दिया, मैं पूरा इसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है, तो मैं पैराग्राफ लिखूंगा। मैं कहूंगा कि बाजी में सारी पावर अमीर तबके के पास होती थी, ऊपर वाले तबके के पास होती थी, तो किसी भी इंडिविजुअल के पास कोई पावर या डिग्निटी नहीं थी। लेकिन डेमोक्रेसी आने के बाद सबके पास डिग्निटी आ गई। मैं आर्गुमेंट देता हूं कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आती है। मैं निकालता हूं, मैं कहता हूं कि इंडिया की एग्जांपल पढ़ लें या किसी भी मुल्क की एग्जांपल पढ़ लें, तो जहां पे मोनार्की थी तो वार ऑफ सक्सेशन से हर 50 साल बाद या 30 साल बाद ब्लडी वार होती थी। लेकिन डेमोक्रेसी जब से आई है कोई ब्लडी वार नहीं हुई, और वार ऑफ सक्सेशन जो है वो उस इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होती है। हिस्ट्री इज एन आर्गुमेंट, सपोर्ट या प्राइम आर्गुमेंट या सपोर्टिंग आर्गुमेंट। इसको आपने लिखना नहीं, आपने ऐसे में फौरन अपने आर्गुमेंट पे आना। Is illiteracy cultural or procedural problem for democracy?
इट इज बोथ, बट प्राइमरीली इट इज अ कल्चरल प्रॉब्लम, क्योंकि जब एजुकेशन नहीं होती तो ना ही एक पार्टिसिपेटरी कल्चर बनता है, ना ही प्लुरलिज्म आती है, ना ही लोग परफॉर्मेंस के लिए जो है उनको लॉ का पता होता है, ना अपने हकूक का पता होता है। तो वो फिर कल्चरली ये बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, जब इलिटरेसी आती है तो वो अगर कल्चरल फोर्स बन जाती है तो वो प्रोसीजर को भी ठीक कर देती है। अगर लोग सारे पढ़े लिखे गए हैं तो वो फिर प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के लिए एजिटेट करेंगे। प्राइमरीली इट रिलेट्स टू कल्चर। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, लेट्स कॉल इट अ डे। फिर आप लोगों ने अपनी ये आउटलाइन लाके लिख के लेके आनी है, फिर समझ